इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज भाग 4, जिसमें हम प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार होते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। किसका किससे संबंध है, कौन से मंत्री का कौन से मंत्रालय में संबंध होता है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री सारे उस पार्टी के मुखिया होता है, इसलिए सारा अधिकार प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता भी है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, मतलब जितने भी विभाग हैं उनका सम्मान करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक सम्मान नहीं करोगे, इज्जत नहीं दोगे अपने कैबिनेट के मंत्रियों को चाहे विभागों को, तो बाकी लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे ना। ये देखो, एक प्रधानमंत्री इधर बैठा हुआ है, कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, जिनके कैबिनेट में ये लोग खरगोश जैसे लोग बैठे हैं। देखो, दूगो इधर सुतल है, चार गो, एगो इधर पीछे दखले है और दूगो उधर बड़का बड़का थोबड़ा करके भालू जैसा बैठा है। सब विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। जितने भी विभाग है उनकी निगरानी करने का काम प्रधानमंत्री का होता है कि कौन सा काम कैसा हो रहा है। और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, जो सारा बात देखते रहते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, सलाह देते हैं केवल। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, प्रधानमंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में वो सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का विवरण और पुनः वितरण करता है। क्या करता है? उनके वितरण, मतलब हर काम को अलग अलग मंत्रियों को दे दिया जाता है और उनका पुनः निर्माण कर दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको बर्खास्त कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है कि लो भैया, अब हमारे नेता खत्म, हम भी खत्म। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है। सरकार के कैबिनेट में अगर सबसे प्रभावशाली संस्था कैबिनेट है तो कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है प्रधानमंत्री। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकसभा को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाता है। सरकार को प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाता है क्योंकि इधर 10 सालों में प्रधानमंत्री की पावर, शक्ति और बढ़ा दी गई है, बढ़ गया है। राजनीति में राजनीतिक दलों या पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगता है। मतलब अगर किसी भी राजनीतिक दल में अगर उसके मुखिया, मतलब जो भी उसके वहां के सदस्य हो, जिनको पूर्ण बहुमत मिला है, वही प्रधानमंत्री बनता है और कैबिनेट को नियंत्रित कर सकता है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। मीडिया क्या करती है? मतलब अपना विचार रखकर एक अलग सा रुझान तय करती है कि ये बन सकते हैं, ये काम हो सकता है। अनुमान लगाना काम है मीडिया का, बस, बाकी कुछ नहीं। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली है, ये हमने भारत में देखा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, जितने भी अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करके, क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सदस्यों
सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ठीक है। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। फिर से सुनो, जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठता है तो उसका व्यक्तित्व, जो उसका अपना पर्सनल लाइफ होता है, व्यक्तिगत जीवन, वह खत्म हो जाता है। वह देश का प्रधानमंत्री होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो उसको अपने अनुसार नहीं, जनता और अपने सहयोगियों के अनुसार ही चलना पड़ता है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी असर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। खाना पीना, सोना, लेटना, दौड़ना, इधर जाना उधर जाना, इधर रैली करना उधर रैली करना। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं, और हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की सरकार रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री का अधिकार सीमित हो गए थे। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता, और जो गठबंधन सरकार का मंत्री होता है, चाहे प्रधानमंत्री, वह कभी भी अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता है। उसे अपने पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। अगर जो गठबंधन से प्रधानमंत्री बनता है तो उसको अपने कैबिनेट में बैठे हर लोगों की मंजूरी उनको होनी चाहिए, उनको बहुमत होना चाहिए, तभी वो कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरे पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना पड़ता है और देखना होता है। अगर वो गठबंधन का है तो उसको अलग अलग पार्टी के विचार और स्थितियों को भी देखना पड़ता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है, और क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के समर्थन के ऊपर तो सरकार टिकी है, नहीं तो कहां से सरकार टिकेगी, सरकार तो खत्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक बच्ची सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग का इस्तेमाल हो सकता है? बाबू मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, यहाँ पर केवल पुल्लिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि महिला प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं और महिला राष्ट्रपति भी हो सकती हैं। ठीक से समझे तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो लेडीज थी, औरत थी, और राष्ट्रपति में अभी द्रौपदी मुर्मू है, और पहले भी एक महिला जो थी राष्ट्रपति बन चुकी थी, जिसके वजह से उनको पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग कुछ नहीं कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यही बोला जा सकता है बस। अब है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का क्या असर होता है सरकार पे? एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा उनका काम हो जाता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। देश में जो भी राजनीतिक काम हो रहा है उसकी समीक्षा राष्ट्रपति करते हैं, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सकें, और राष्ट्र को यह भी बता सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो बेहतर होगा। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कराकर नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जितने होते हैं उनके द्वारा चुनाव होता है, और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, पूरे देश के बारे में जानना और उसके बारे में हर काम को साझा करना राष्ट्रपति का ही काम होता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता
जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति सीधा भाषण दे देते हैं कि हम ये किए हैं, हम ये कर सकते हैं, उस तरह राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री बोल सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। मतलब राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका की ही भूमिका निभाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब सब पे इनका रहता है। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब पे नियंत्रण कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी हटा सकते हैं, किसी भी सांसद, किसी भी विधायक को हटा सकते हैं, किसी भी अफसर को हटा सकते हैं, किसी का फांसी माफ कर सकते हैं, किसी की सजा खत्म कर सकते हैं, किसी भी जज को हटा सकते हैं, किसी भी जज के आदेश को खारिज कर सकते हैं, किसी भी देश के आदेश को खारिज कर सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पावर इतना होता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यह बात लागू होता है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर मतलब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सकता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। जैसे मैं बताया ऊपर कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। कोई भी प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी फैसला ले ले, लेकिन राष्ट्रपति का अगर सिग्नेचर ना हो तो कभी कानून नहीं बन सकता। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। जितना भी यूपीएससी से पढ़कर कोई बनता है अफसर, तो उसके अफसर कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं तब। कोई भी मंत्री परिषद कब चालू होता है? जब राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर दे तब। लेकिन नियुक्त करने के लिए भी सलाह देना पड़ता है प्रधानमंत्री को चाहे मुख्यमंत्री को। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ये देख लो, रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिला रहे हैं 30 मई 2019 को। तो मुख्य न्यायाधीशों और राज्य के उच्च न्यायाधीशों के न्यायाधीशों, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौता उसी के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ये याद रखो हमेशा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वो काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनः निर्वाचन करने के लिए वह कह सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर विचार करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानना ही पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। अगर राष्ट्रपति 2 बार बोल दे कि नहीं ये होगा तो होगा, तो मंत्रिपरिषद उसको खारिज नहीं कर सकते कि नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। कोई भी कानून राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है। वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए, वो किसी भी विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। अगर मंत्रिपरिषद भी अगर 2 बार उसको भेज देवे तो राष्ट्रपति को भी हस्ताक्षर उस पर करना ही पड़ता है। यही संविधान के वजह से ये देश चलता है। कोई किसी से कम नहीं, सब एक दूसरे से ज्यादा हैं। अगर किसी भी चीज को 2 बार भेज दिया गया तो उसको करना ही पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा कि राष्ट्रपति करता क्या है। राष्ट्रपति सब करता है, खाली सिग्नेचर करता है। सब पे बैठ के सोच विचार करने का काम मंत्रिपरिषद कैबिनेट के लोगों का होता है। क्या वह अपने विधायक से भी कुछ कर सकता है?
क्या वह अपने विवेक मतलब अपने बुद्धि से कुछ कर सकता है राष्ट्रपति? ये सवाल है। एक महत्वपूर्ण चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक काम कर सकते हैं, वह अपने विवेक से अपने विचार से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, वह भी नहीं कर सकते हैं। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, उन्हें नियुक्त करना ही पड़ता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। उसे बहुमत के जो भी प्रधानमंत्री आ जाते हैं उनको नियुक्त करना ही पड़ता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को कोई भी पार्टी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो आगे चलकर सारे सांसदों के बीच में अपने आप को पूर्ण बहुमत से ला सकता है और अपने लिए बहुमत जुटा सकता है। उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए चुनता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है और राष्ट्रपति बोलते हैं कि आप इतने समय में अगर बहुमत हासिल कर लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बना दिया जाएगा। हमेशा के लिए नहीं, जब तक आपकी सरकार 5 सालों के लिए रहती है तो 5 सालों के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। पहले आप बहुमत हासिल करके आओ तो फिर आगे की बात करते हैं। अब देखो राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता। केवल शासन अध्यक्ष का काम ही राष्ट्रपति का नहीं होता। दुनिया का अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। वहां पर प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति का होता है। अमेरिका में, रसिया में चल जाओ, चाइना में चल जाओ, उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों को चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका के उसे कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। उसी के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी कानून को वोटों के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत होती है और कांग्रेस पार्टी ही विदेश में चलती है। उसकी बहुमत उन्हें मिलना चाहिए, तभी वो लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। मतलब वहां पर संसद वाला कोई काम ही नहीं है। सांसद जो बनते हैं ना, उनका तो काम ही नहीं है, खाली विधायिका वहां पर होता है और विधायिका की वजह से ही सब काम होता है। विधायक लोग चुनते हैं तो ये जाकर आगे राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहते कई देशों में अपनाया गया। क्योंकि सरकार के इस स्वरुचि में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होता है, डायरेक्ट केंद्र से। राष्ट्रपति जो चाहे कर सकता है अपने कैबिनेट में बैठकर बात करके, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होता है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। तो ये है राष्ट्रपति के बारे में कि किधर के राष्ट्रपति कितना पावरफुल होता है। इलियम्मा, अनाकुट्टी और मेरीमोल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती है। वे तीनों एक एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या आप उन्हें उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं? इलियम्मा, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर सहमत हो तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावी होगा? ये सवाल उनका है। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही किसी भी नीति पर असहमत नहीं हो तो भी होगा। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री सहमत हो
कब होता है? जब उनका बहुमत हासिल होता है तब वो सहमत हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं कुछ भेजता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पहिलका का जवाब हो गया। अब अन्नाकुटी, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? बाप कितना भी बूढ़ा हो जाता है, बाप बाप होता है, बाप बेटा नहीं बन जाता है। इसलिए देश के राष्ट्रपति पिता समान होते हैं, इसलिए वह पिता के जैसे पूजनीय होते हैं, जिसकी वजह से उनको देश भर का सारा कमांडर मतलब जो भी बात विचार करना रहता है सब वो कर सकते हैं। सब पे नियंत्रण किसका होता है? घर में दादा जो लोग होते हैं, ग्रैंडफादर, दादा, उनका नियंत्रण परिवार के सभी लोगों पर होता है। भले उसका बेटा बात माने चाहे नहीं माने, अगर परिवार के 4 लोग बोल दिए कि ये बात होगा तो वो बात होता ही है। तो ऐसा ही समझ लो कि भले राष्ट्रपति एक भारी बंदूक नहीं उठा सकते, लेकिन सारा बल, सारा सुप्रीम कमांडर उन्हीं के हाथ में होता है। कौन कहता है कि राष्ट्रपति बंदूक नहीं उठा सकते? रामनाथ कोविंद कौन बंदूक नहीं उठाए होंगे? सब बंदूक चलाते थे। द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट उड़ा चुकी हैं, अब क्या तोप उठवाओगे क्या उनसे? कि क्या बोलते हैं, टाइटैनिक जहाज उठवाओगे उनसे? मेरीमोल, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास सब कानून, सारा पावर, सारा शक्ति होता है, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो प्रधानमंत्री को कोई भी झुका सकता था और प्रधानमंत्री का जो भी फैसला हो न्यायालय द्वारा बदला जा सकता था। इसीलिए राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया कि राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करता है तो ना ही उसमें प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं, ना ही विधायक लोग कर सकते हैं, ना ही मीडिया कुछ कर सकती है, ना ही न्यायालय कुछ कर सकता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री छोड़ दो, राष्ट्रपति अगर बोल दिए कि ये कानून पास हो चुका है तो उसको खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। भले उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति बोल दिए कि इसका फांसी माफ, तो बाकी किसी का अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति को फांसी दे दे। फांसी माफ मतलब फांसी माफ। राष्ट्रपति बोल दे कि इस व्यक्ति को चौराहे पर फांसी दे दिया जाएगा तो किसी की औकात नहीं है कि रोक सकता है राष्ट्रपति को। उस व्यक्ति को चौराहे पर फांसी दिया ही जाएगा। अगले भाग 5 में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका कितना शक्तिशाली होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम तो हिले हैं बताने के लिए। फिर से कुछ भी डाउट हो सही में पूछिए। अगर अच्छा लगे तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमें और भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।